जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग। बात करेंगे कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस पर, गवर्नमेंट के नए इकदाम की। पंजाब गवर्नमेंट समेत सूबाई हुकूमतों ने स्मार्ट लॉकडाउन की बात की है, जबकि दूसरी जानब NCOC की जानब से पाकिस्तान के 20 शहरों में लॉकडाउन को सख्त करने की बात की है। स्मार्ट लॉकडाउन होगा, लेकिन उसमें उसको ज़्यादा सख्त कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में इस वक्त जो कोरोना केसेस के नंबर्स हैं वो खतरनाक हद तक पहुंच चुके हैं। 1,44,478 ये केसेस हैं जो इस वक्त तक रिपोर्ट हो चुके हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त तक रिपोर्टेड जो कोरोना के टेस्ट हैं उनकी तादाद 8,97,650 तक पहुंच चुकी है, जबकि ये तादाद में इजाफा भी होता जा रहा है, क्योंकि आज एक बड़ी अहम बात जो कि मुख्तलिफ टेलीविजन शोज पर भी और इससे पहले जो 8 बजे का प्रोग्राम था जिसमें ज़मीर हैदर साहब ने भी यकीनन डिस्कस की है, वो गवर्नमेंट का मुस्तकबिल का मौक़िफ़ है कोरोना वायरस को लेके। असद उमर साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मेंबर हैं, सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर वफाकी वजीर हैं, उन्होंने जो नंबर्स कोट किए हैं आज पाकिस्तान की मीडिया के सामने वो बड़े अलार्मिंग हैं। उसमें उन्होंने तज़किरा किया है कि आज जो तादाद है, आज 15 जून को तकरीबन 1.5 लाख है। 1,44,000 में जैसा कि आपको बता चुका हूं, जून के अख्ताम तक ये तादाद डबल हो जाएगी, यानी कि 3 लाख हो जाएगी। जुलाई के अख्ताम तक जो अगला महीना होगा, ये तादाद खतरनाक हद तक बढ़ेगी और ये तादाद 12 लाख तक पहुंच जाएगी। मतलब कि एक बड़े जिम्मेदार वजीर, बड़ा जिम्मेदार उन्होंने बयान दिया और उसको डिनाई नहीं किया। ना खुद असद उमर साहब ने किया, ना ही अभी तक किसी हुकूमती नुमाइंदे ने असद उमर की स्टेटमेंट से डिनायल दिया है, और ना ही NCOC की जानिब से कोई इस पर डिनायल आया है। तो 9 लाख तादाद जुलाई के अंदर इंक्रीज हो जाएगी, जो कि बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी अगर हम डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लाहौर में जो उन्होंने की, डॉक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने कराची में की, अगर उठा के हम देखते हैं तो हमें इसी तरह के फिगर्स जो हैं वो अलार्मिंग फिगर्स हैं जो कि हमें नजर आते हैं, जो कि हमें बताए जाते हैं। लाहौर में ब्यूरोक्रेसी ने एक रिपोर्ट दी थी अब से कुछ अर्सा पहले, आपने देखा होगा टेलीविजन स्क्रीन पर और अखबारात पर, उस सुर्खियां भी उस पर छपी थी, जिस पर खदशा जाहिर किया गया था कि लाहौर में जो तादाद है वो 6 से 7 लाख तक हो सकती है सिर्फ लाहौर के अंदर। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। पॉलिसी क्या होगी गवर्नमेंट की? क्या इस स्मार्ट लॉकडाउन से, ये सिर्फ लॉकडाउन से कंट्रोल किया जा सकेगा? क्योंकि दुनिया भर का पैटर्न ये है कि लॉकडाउन को ख़त्म करके ममालिक अपनी इकॉनमी पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो इस पर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर डॉक्टर हैं डॉक्टर जमाल नासिर साहब, उनका शुक्रिया ज्वाइन डॉक्टर साहब। और इम्तियाज़ शेख साहब हैं, सूबाई वज़ीर सिंध हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। इम्तियाज़ शेख साहब बहुत शुक्रिया, अगर इम्तियाज़ शेख साहब ज्वाइन कर चुके हैं मुझे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से MNA होंगे जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब, आफ्ताब साहब बहुत शुक्रिया। अता तारड़ साहब होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है और सफ़र में है, हमें फ़ोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। क्योंकि मैं खुद स्काइप पे हूँ तो मेरी तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से एक गुजारिश है कि अपनी अपनी बारी पे बोलिएगा। अगर किसी को हम लोगों ने इंटरप्ट किया, हम पांचों ने, तो हो सकता है किसी तीसरे की या किसी दूसरे की आवाज़ जो है, ये बात जो हम तक ना पहुंच सके, डिस्टॉर्ट हो जाए, तो इंटरप्ट मत कीजिएगा, मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे मेरे तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान। तो डॉक्टर जमाल नासिर साहब, आपकी जानिब बढ़ रहा हूँ। असद उमर साहब ने जो फिगर दिया है डॉक्टर साहब, क्या आप इस फिगर से सर एग्री करते हैं? सर, क्या ऐसा ही कुछ फिगर सरकारी तौर पर रिपोर्टेड हो सकते हैं? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो फिगर इन्होंने दिया है, ये कोई मैं 1.5 महीने पहले इससे भी ज़्यादा फिगर दे चुका हूँ, और बल्कि आज मैं आपकी तवस्सुत से ये 10 लाख नहीं, मैं तो 20 लाख फिगर दे रहा हूँ इस वक्त मौजूदा जो हालात हैं। लेकिन बात यह है कि सबसे पहले तो इस गुफ्तगू करने से पहले हमें जो लोगों में खौफ, हरास और ये कि जानलेवा मर्ज है, ये ख़तरनाक है, इसको बाहर निकालना है। आप दुनिया में अगर देखें ना, इस वक्त तो 80 लाख के करीब मुतासिर हुए हैं और 4,53,000 के करीब जो है डेथ हुई हैं, जिनमें से जो अगर आप सिर्फ हमारे जो सार्क कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, पूरा अफ्रीका को मिला लें, साउथ एशिया के आप 3-4 बड़े मुमालिक हैं, जापान, सिंगापुर, इनको मिला लें, तो आप यकीन कीजिए जो टोटल मरीज़ जो कि 70% पॉपुलेशन बनती है दुनिया की, 11 लाख के करीब लोग इन्फेक्ट हुए हैं, और इनमें से भी जो डेथ है वो 22,200 की डेथ हुई है, ओनली 22,200। और अगर आप दुनिया की तमाम यानी कि निकालें इन्फेक्शियस रेट को जो दुनिया में इस वक्त हुआ है, तो 85% 30% कंट्रीज़ में हुआ है और 70% में सिर्फ 15% लोग अफेक्ट हुए हैं। और अगर आप डेथ के इस हवाले से निकालें तो जो 70% लोग हैं वहाँ डेथ सिर्फ 5% हुई है
और 95% जो है वो बाकी तमाम ममालिक में हुई है। तो पहली बात तो ये देखें ना कि 22,200, जिसमें आपके तमाम, मैंने कहा ना सार्क ममालिक, सारे ममालिक आ गए। तो अगर आप इसको पर डे निकालें तो 211 पर डे कुछ भी नहीं है जब आप इनको देखें। फिर दूसरी बात यह है कि बड़ी इंपॉर्टेंट, हम कहते हैं लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। इस वक्त अगर हम आपको, सिंगापुर बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, जापान, कोरिया, हम कहते हैं जनाब उनका तो दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमें हैं, अगर हम उनका परसेंटेज मॉर्टेलिटी का निकालें, वहाँ 75,000 के करीब हुए हैं और उनका मॉर्टेलिटी रेट 1.8% आया है। जबकि पाकिस्तान में इस वक्त जो मॉर्टेलिटी रेट है वो भी, मैं पहले भी कह रहा था कि जब 2.3 था कि ये कम होएगा, तो खुदा का शुक्र है जो मॉर्टेलिटी रेट है 1.8% पे आ गया है। अगर आप KPK को निकाल दें तो 1.6% पे आ गया है। और जो मैं पहली स्टेटमेंट शुरू की थी कि 20 लाख के करीब हैं, असल मसला ये है कि बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो अब इग्नोर कर रहे हैं, जिनको हल्का फुल्का सिम्टम हुआ, नहीं हुआ, जिनके पास पैसे टेस्ट कराने के नहीं थे। वो तादाद ऐसी है, कोई, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ लाखों में है, और वो ठीक हो चुकी है। और उसको देखने का एक ही तरीका है जो मैं बार बार कहता हूँ, एंटीबॉडी IgG कराई जाए तो पता चलेगा। ये जो मॉर्टेलिटी रेट है पाकिस्तान में, ये 0.2 या 0.3% है। आप देखें कि जिस मुल्क में, आप, एक बहुत बड़े मेरे मोहतरम प्रोफेसर है, उन्होंने कहा कि 4 फी घंटा डेथ हो रही है कोरोना से पाकिस्तान में, और सर इस मुल्क में 40 बच्चा हर घंटे में डायरिया और नमूनिया से मर जाता है। 40 बच्चा, उसका कोई आप जिक्र ही नहीं करते। आपके मुल्क में रोज़ाना 4,000 अफराद मर रहे हैं, उसका कोई जिक्र नहीं। जब 20 एवरेज निकाले ना, आज तक 3.5 महीने होने लगे हैं, तो 20 से 25 से ज़्यादा लोग नहीं मरे आपके कोरोना से। और उस पर आप लोगों ने इतना ख़तरा पैदा कर दिया है। खुदा के वास्ते लोगों को डिप्रेशन से निकालें, खौफ से निकालें। यकीन करें, लोग पागल हो रहे हैं, लोग कोरोना से नहीं मर रहे, जितने लोग हार्ट अटैक से खौफ के मारे मर रहे हैं। मैंने कई मरीज़ देखे हैं, जवान थे, बिल्कुल ठीक थे, पता चला कोरोना हुआ, हार्ट अटैक से मर गए। मैं कई बच्चियों को जानता हूँ, यंग बच्चियाँ थीं, उनको डिप्रेशन हुई है, उनको सांस की तकलीफ हो गई, हालांकि उनको कोई सैचुरेशन का मसला नहीं था। हमें खुदा के वास्ते इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए। हमें लोगों को खौफ से निकालना चाहिए कि ये एक जानलेवा मर्ज नहीं है। मैं अभी भी पहले दिन से अभी तक कायम हूँ और मैं अभी तक इस पर स्टैंड करता हूँ। बिल्कुल ठीक है, मैं आपके इस पॉइंट से सर एग्री करता हूं कि खौफ राज नहीं फैलाना चाहिए। अता तारड़ साहब अगर लाइन पर हैं तो अता तारड़ साहब से मेरा सवाल है। अता भाई, आप खुद भी कोरोना के मुतासर रहे, मैं भी कोरोना से मुतासर हूं। आपको क्या फील होता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं खासतौर पे कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, क्या वो एज पर WHO SOPs थी, एज पर इस पेंडेमिक, जो ये पेंडेमिक चल रहा है, उस SOPs को फॉलो करते हुए वो तमाम पॉलिसीज गवर्नमेंट रखी सर? क्या अता तारड़ साहब नहीं है साथ लाइन पे? क्या आफ्ताब जहांगीर साहब हैं हमारे साथ? डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि खौफो हिरास नहीं फैलाना चाहिए, लेकिन अवेयरनेस बड़ा एक जरूरी फैक्टर है सर। खौफो हिरास नहीं फैलाया, हमने पैनिक नहीं की सिचुएशन को, ना मीडिया की जानिब से, ना गवर्नमेंट की जानिब से। लेकिन सवाल ये कि सर SOPs को तो अवाम ने फॉलो नहीं किया उस तरह जिस तरह करना चाहिए था, क्योंकि दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जहां SOPs को फॉलो किया गया। इसमें इटली है, इसमें खुद अमेरिका है जहां केसेस बड़ी तेज से बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग SOPs को फॉलो कर रहे हैं। ताइवान है जहां 0% केसेस आ गए, न्यूजीलैंड है जहां 0% केसेस आ गए। तो SOPs तो अवाम ने फॉलो कर रहे हैं ना सर, तो वो कैसे उसको इंश्योर करेंगे कि SOPs को अवाम जो है वो फॉलो कर पाए सर? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मैं फिर वहीं आ रहा हूँ, इसको तो मैं बाद में आऊँगा कि थोड़ा सा SOP ना आवाम फॉलो कर रही, ना हमारी हुकूमत फॉलो करना चाह रही थोड़ी सी। मसलन आप देखें कि एक जो हमारे अस्पतालों में इस वक्त जो सवाल है वो बहुत ज़्यादा लोड पड़ गया हमारे अस्पतालों पे। हम कह रहे हैं जी मरीज़ जगह नहीं है मिल रही। वजह हुई कि हमने SOP इतने अजीब व गरीब किस्म के बना दिए हैं कि एक जब गरीब आदमी अस्पताल में दाखिल होता है तो उसको जो है आप जब तक उसका PCR नेगेटिव नहीं होता, वो ज़ाहिर आप उसको घर नहीं भेजते कि घर वालों को लगा देगा। अब वो बाज़ औक़ात अस्पताल में दाखिल होने के बाद 14-14, 20-20 दिन दाखिल रहता है, उसको इतनी अलामतें होती भी नहीं हैं, और आपके ऊपर एक अस्पताल में आपके ऊपर एक लोड पड़ जाता है। उसकी निस्बत अगर हम ये करें कि अब इसको छोड़ दें, अब ये यकीन करें वी आर गोइंग टूवर्ड द हर्ड इम्यूनिटी।
अब हम इनको ये जो आइसोलेशन की पॉलिसियाँ हैं ये हैं, और ये जो लॉकडाउन की पॉलिसियाँ हैं, ये लोगों को बंद करने की पॉलिसियाँ हैं, ये ख़त्म होनी चाहिए मेरी ज़ाती राय में। बल्कि हमें अस्पतालों से वो तमाम मरीज़ जिनको हम सेहतमंद है, अस्पतालों से उन्हें डिस्चार्ज करना चाहिए। सिर्फ उन लोगों को रखना चाहिए जिन्हें ऑक्सीजन सैचुरेशन की प्रॉब्लम आ रही है, जिनको सीरियस हो सकते हैं उनको है। फिर इससे आगे एक और बात मैं करना चाहता हूं कि हमें होम आइसोलेशन की ट्रेनिंग करनी चाहिए, हमें अपनी टीमें तैयार करनी चाहिए डॉक्टर्स की, जो घरों में जाके जो थोड़े बहुत सीरियस मरीज़ हैं हल्के फुल्के उनको करें, ताकि हमारे अस्पतालों के ऊपर ये बोझ हल्का हो। क्योंकि हम पहले ही हमारे हालात हेल्थ के इतने बुरे हैं कि पिछले कभी भी किसी हुकूमत ने आज तक हेल्थ और एजुकेशन में तवज्जो नहीं दी। वरना अगर आप इसको जो तादाद है अगर आप यूरोप के ममालिक से कंपेयर करें तो बहुत थोड़ी सी अमाउंट बन रही है, यकीन करें कुछ भी नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से हमने अब कभी सेहत पे तवज्जो नहीं दी, ये उसकी वजह से थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आ रही है। आपका दूसरा सवाल जो था वो बड़ा अच्छा है कि इसमें 22 करोड़ को आप कैद नहीं कर सकते, अवाम को खुद सोचना चाहिए। अवाम को जो है वो इस पे SOP को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये वाहिद इसका जो इलाज है वो यही है कि आप जो है इससे परहेज़ करें। जी सबसे बड़ा अच्छा है बिल्कुल के, और ये मुझे अब खुशी हो रही है कि मैं देख रहा था आजकल हमारे जो आला हुक्मरान है सारे, वो सारे मास्क पहन के आ रहे हैं और बड़ा अच्छा मैसेज जा रहा है। सोशल डिस्टेंसेस की ज़रूरत है, हाथ धोने की ज़रूरत है, SOP फॉलो करने की ज़रूरत है। और बिल्कुल हुकूमत को चाहिए कि जो इदारे जो है वो SOP को फॉलो नहीं करते, जो बिजनेस सेंटर इसको नहीं फॉलो करते, जो इदारे नहीं करते, उन सब को सख्त एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है अता तारड़ साहब, अगर लाइन और पर मैं हैं, आप लाइन पर मैं हैं, आपके मेरा सवाल सर आपसे यही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज रिगार्डिंग टू कंट्रोल द कोरोना एंड अदर थिंग्स, वो पहले क्या थी? लॉकडाउन की बात की गई, अब फिर गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान के 20 शहरों में, पंजाब में, लाहौर के अंदर सख्त लॉकडाउन होगा। पॉलिसी को बदल रही है सर गवर्नमेंट अब। वो सेहतियाबी से हमकिनार करें और जितने लोग इस वबा में मुब्तला हैं उन सब पे खैर फरमाएं और उनको जल्द जल्द अज जल्द सेहतियाब करें। देखिए बात यह है कि ये वबा जब आई तो अब बहुत बड़ा फेलियर ये था कि पाकिस्तान में ये वबा नहीं थी, दुनिया के ममालिक में ये बड़ी तेजी से फैल चुकी थी। हमारे यहाँ खुशकिस्मती से इसका फैलाव नहीं था। हुआ ये कि आपने जो अपने बॉर्डर्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, उसके जरिए जो लोग आए उनको थर्मल गन से उनका बुखार चेक करके कहा कि हमने उनकी स्क्रीनिंग की है, किसी को क्वारंटाइन नहीं रखा गया। इम्तियाज शेख साहब, सर ओवर टू यू। पहले तो ये बता दीजिए कि क्या कराची में मुकम्मल तौर पर सिंध गवर्नमेंट लॉकडाउन करने जा रही है? क्योंकि लाहौर के कुछ हिस्सों में तो लॉकडाउन की बात पंजाब ने की है, NCOC में भी 20 शहरों की बात की गई है जिसमें कराची भी शामिल है। तो व्हाट इज योर पॉलिसी स्पेशली इन कराची सर? डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ रहा हूं, मुझे लगता है कि शायद इम्तियाज शेख साहब की भी आवाज हमें क्लियर नहीं, इनकी आवाज ठीक कीजिए। डॉक्टर साहब, अब ये जो नया इन्होंने पॉलिसी बनाई है कि 20 शहरों में लॉकडाउन किया जाएगा और लॉकडाउन जरा सख्त किस्म का होगा, जो एरिया स्पेसिफिकली जहां कोरोना मुतासरीन की तादाद ज्यादा है उनको ज्यादा सख्त लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा। क्या इससे रिजल्ट आपको लगता है कि अच्छे रिजल्ट आएंगे, कोरोना कंट्रोल हो जाएगा और सिर्फ उन्हीं चीजों इलाकों पर फोकस कर लिया जाए जहां ज्यादा तादाद में कोरोना केसेस हैं, तो कंट्रोल किया जा सकेगा कोरोना को? सर देखिए, पहली बात तो ये है कि लॉकडाउन तो एक अच्छा कंसेप्ट है कि जिस जगह पे ज़्यादा तादाद में अगर फैला हुआ है तो वहाँ कोई कंट्रोल कर लें तो ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि दुनिया एक चीज़ पे तो मुत्तफ़िक हो गई है कि लॉकडाउन जो था ना वो इलाज नहीं था। लोग बड़ी बातें करते हैं कि पाकिस्तान में जो था, मैं अभी सुन रहा था तारड़ साहब को भी पूरी बात नहीं हो सकी कि जी वो बॉर्डर हो गया, ठीक है वो जो हो गया, दुनिया का कोई मुल्क बचा ही नहीं है इससे। वो बॉर्डर क्लोज हुए या नहीं हुए और दुनिया की तमाम। अता तारड़ साहब का एक पॉइंट बड़ा वैलिड है सर कि जो स्क्रीनिंग की गई वो कोई स्टैंडर्ड स्क्रीनिंग नहीं थी, सिर्फ टेम्परेचर गन से टेम्परेचर चेक हो रहा है। और आपको भी पता है कि जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर नहीं है तो इसका मतलब है कोरोना होगा, या टेम्परेचर नहीं है तो कोरोना नहीं होगा। सर नहीं, आपकी बात बिल्कुल बजा है, मैं वही आ रहा हूँ आपके पास। आप अगर अपने हेल्थ स्ट्रक्चर को उठा के देखें तो हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर के, और आप अगर उसको मुआवजा कर रहे हैं अमेरिका से, कनाडा से, इंग्लैंड से, तो इसका जवाब कौन देगा कि हमारे पास तो थर्मल गनें भी मौजूद नहीं है, बहुत दूर की बात है बाकी चीज़ों की। बहरहाल जो आपने सवाल किया था मैं उसकी तरफ इसलिए आना चाहता हूँ कि दुनिया जो है वो एक लॉकडाउन से तो दुनिया भी तंग आ गई। आप देखें कि आप अमेरिका को देखें, यूके को देखें, फ्रांस, जर्मनी, वो तमाम मालिक एक बात पे मुत्तफिक हो गए कि इकॉनमी इंपॉर्टेंट है। हम तो ऑलरेडी एक जो है वो कर्जा याफ्ता कौम है, हमारे वसाइल बहुत बुरे हैं
और हम देखें ना, जिस मुल्क में 13 करोड़ अफराद जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हो, जिन्हें एक वक्त की रोटी मिल रही हो, जिन्हें सिर्फ एक रोज़ाना ये सोचना पड़ता हो कि आज मैंने कमाना है, तो उनके बारे में आप सोचें। ये ज़रूर है कि जो आपने बात की कि स्मार्ट लॉकडाउन, लेकिन मैं अभी भी इत्तेफाक नहीं करता कि आप पूरे कराची को बंद कर दें, पूरे लाहौर को बंद कर दें, आप 80 जगह। सर, इसका इलाज एक ही है इस मुल्क में कि आप खोल दें। जो स्विट्ज़रलैंड की पॉलिसी थी, उन्होंने अपने मुल्क में लोगों को खोल के रखा, कोई लॉकडाउन नहीं किया, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, शॉपिंग सेंटर सब खोल के रखे। और एट द एंड क्या हुआ? एट द एंड ये हुआ कि वो उनका जो मॉर्टेलिटी रेट था, वो मॉर्टेलिटी रेट उसी के बराबर था जो अमेरिका, फ्रांस, इटली और सारी जगह पे हुआ। शेख साहब, और सर ओवर टू यू। वही सेम सवाल है, आवाज का प्रॉब्लम था, आपका जवाब नहीं पहुंच सका सर। एक ब्रेक ले लेते हैं ताकि हमारे टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एक ब्रेक ले लीजिए जल्दी से जी। वेलकम बैक नाज़रीन। आफ्ताब जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आवाज का प्रॉब्लम था ब्रेक से पहले। सर ये बता दीजिएगा, ये जो फिगर्स असद उमर साहब ने दिए हैं, जिसमें 12 लाख की तादाद का खदशा जाहिर किया जुलाई के एंड में, ये क्या आवाम को डराने के लिए है या आप लोगों की तैयारी भी है अगर खुदा ना खास्ता ये फिगर वाकई हकीकत का रूप धार लेता है? सर बहुत शुक्रिया हैदर भाई, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखिए, ये लोगों को आवाम को डराने के लिए नहीं है, लेकिन ये हकीकत पे मबनी है। अभी जैसे डॉक्टर साहब की बात में सुन रहा था कि जी वो तो 12 से कि वो कह रहे हैं कि 20 लाख से भी ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं अभी तक मेरी समझ में एक चीज नहीं आई हैदर भाई। आप यकीन करें, आप ये इस वक्त शिकार है, मैं अल्लाह से दुआ करूं कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे जल्द से जल्द, और आप स्टूडियो में आके प्रोग्राम करें ताकि ये आवाज के मसले भी खत्म हो। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ टेस्टिंग का बड़ा फुकदान है, हमारे यहाँ बड़ी कमजोरी है। और सबसे बड़ा एक मैंने अलमिया इस सारे से सिनेरियो में देखा, जिससे आप भी और डॉक्टर साहब भी इत्तफाक करेंगे कि हम जो कौम है, वैसे पाकिस्तानी, बल्कि आवाम दूसरी बाहर की दुनिया का तो नहीं मुझे पता, हम अपॉर्चुनिस्ट हैं। हम मौका कोई खोते नहीं है। जो टेस्ट 1500, 2000, 2600 रुपए का टेस्ट है, वो 9-9, 10-10 हजार रुपए का हो गया। जो दवाई इंजेक्शन हजारों में था, वो लाखों में पहुंचा दिया। मतलब कोई चीज किसी मौके पर भी हम जाने नहीं देते। अगर हम अभी भी रैंडम टेस्टिंग करें ना पूरे इलाके में, उस जगह पे जहां पर लोग बिल्कुल इसके एहतियात नहीं कर रहे, तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतने ज्यादा केसेस निकलेंगे। क्योंकि वहां पर मैंने एक डॉक्टर से बात की, कहता है कि एक मेरे हल्के की एक जगह की बात कर रहा है, कहता है कि मैंने अभी तक 60 लोगों को तशखीस कर चुका हूं कोरोना, समझे ना। तो वो कहता है कि इतनी ज्यादा तादाद है, लेकिन लोग एहतियात ही नहीं कर रहे। अच्छा, वो अपनी विल पावर से चल रहे होते हैं और वो 14-15 दिन के अंदर सही हो जाते हैं, लेकिन वो अब मुंतकिल कर रहे होते हैं, अगर अपनी फैमिली के अंदर मुंतकिल कर रहे होते हैं। इसी तरह वो चल रहा है सिलसिला। इसका जब तक प्रॉपर इलाज नहीं होगा, और प्रॉपर इलाज क्या है? एहतियात हैदर भाई, एहतियात। जैसे आपने अपने आप को कमरे में बंद किया है, इसी तरह अगर लोग एहतियात करना शुरू करते हैं कि 24 घंटे बंद होने के बजाय सिर्फ चंद घंटे अपने जरूरत के तहत बाहर निकलें, बाकी टाइम अपने घरों में रहें और अपने आप को एहतियात में रखें, सफाई का ख्याल रखें, सैनिटाइज करें, मास्क लगाएं, तो हम बहुत इस पे काबू पा सकते हैं। लेकिन फिर भी ये तादाद जो है, ये 25 करोड़ है। आपको इस बात का भी अंदाजा करना चाहिए, दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है और आप उसका अंदाजा लगाएं कि जो इतने हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिनके पास सारे वसाइल मौजूद होने के बावजूद वहां पर इतने ज्यादा तादाद है। तो अगर यहाँ पर ये 12 लाख की तादाद अगर असद उमर साहब ने बताई, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है, बल्कि इस पर जो है मैं ये कहता हूँ कि लोगों को एहतियात करें और ये इससे घबराए ना कि भाई ये जरूर होगा। अगर हो गया तो इस पे एहतियात लाजिम है। आपने कितनी एहतियात की होगी, लेकिन आपको भी हो गया। इसी तरह मैंने बहुत एहतियात की, लेकिन मुझे भी, मैं भी जाता हूँ लोगों में मिलता हूँ, पाकिस्तान का मेडिकल सिस्टम इस काबिल है कि इतने मरीजों को एंटरटेन कर सके? सर देखें, इसका कोई सिस्टम नहीं है। अस्पताल में ले जाने के बावजूद, सवाए वो केसेस जो कि ऑलरेडी किसी न किसी बीमारी के अंदर मुब्तला है, जो शख्स जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जिनको कोई स्टमक का प्रॉब्लम है, कोई डायबिटिक्स है या कोई और बीमारी है, वो उनको अफेक्ट करती है, तो उनको ऑक्सीजन या इस चीज की जरूरत पड़ती है, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं। लेकिन नौजवान और तंदुरुस्त आदमी अगर अपने आप को ऑसिलेट कर ले, अपने आप को एक हिफाजती उस हिसार के अंदर ले जाए और जिन चीजों से एहतियात कहा गया है उसकी एहतियात कर ले,
तो वो 13-14 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सही होकर सेहतमंद होकर। गॉट द पॉइंट सर। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरह हूं डॉक्टर साहब। अगर ये नंबर 12 लाख खुदा ना खास्ता जी हो जी जाता जी तो मैं क्या सुन रहा हूँ। पाकिस्तान का मेडिकल सिस्टम इसको एंटरटेन कर सकता है? एक पॉइंट। दूसरा, टेस्टिंग की जो बात और जो टेस्टिंग के हवाले से अखराजात हैं उसका पॉइंट जो उठाया है जहांगीर साहब ने, उस पर भी कमेंट कर दीजिए सर। देखिए, पहली बात तो मैंने आपको पहले भी कहा था, ये तो अगले महीने 12 लाख का कह रहे हैं ना, जुलाई के एंड में। मैं कह रहा हूँ इस वक्त 20 लाख लोग मौजूद हैं। कमाल है, आप मेरी बात को ज़रा थोड़ा समझिए प्लीज़ कि सर, अगर हम अल्लाह ना करे ये फिगर ठीक हो सर, देखें, पर सवाल ये है कि सरकारी तौर पे तो मैं सर ये है फिगर, सर ये फिगर है सर, जो अदादो शुमार की बात हो सर, रही वो है। आप 1 लाख करते रहें। मैं लेबॉर्ट्री में बैठा हूँ, देखें मैं लेबॉर्ट्री में बैठा हूँ और मेरा काम है, मेरे पास मरीज़ आते हैं। हो क्या रहा है, जैसे अभी आफ्ताब साहब ने बात की कि एक बंदे को घर में होता है और 5-6 बंदे जो जवान हैं ना, वो बिल्कुल उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते, वो ठीक हो जाते हैं, वो टेस्ट भी नहीं कराते। वो कहते हैं छोड़ो यार, हम अपनी इम्यूनिटी पे चल रहे हैं। वो एक अच्छी खासी तादाद इस मुल्क में जमा हो चुकी है। और अगर मैं वही कहता हूँ कि हम क्यों नहीं ये कर रहे कि हम एक इलाके को लें, उसकी एंटीबॉडी टेस्टिंग करें कि यार इस इलाके के अंदर, क्योंकि अभी देखें अमेरिका के अंदर एक रिसर्च हुई, फ्रांस में हुई, स्पेन में हुई, आपके कराची में हुई, पिम्स में हम कर रहे हैं कि जो एक्चुअल फिगर है। मिसाल के तौर पे स्विट्ज़रलैंड में प्रोफेसर जॉन ने एक स्टडी की, उन्होंने कहा कि ये जो 45,000 है, बल्कि 25% हमारी पॉपुलेशन इम्यून हो चुकी है। उन्होंने इसका एंटीबॉडी टेस्टिंग के ज़रिए निकाला। फ्रांस में उन्होंने पास्चर इंस्टीट्यूट ने एक स्टडी की, फ्रांस जहां अब 1.5 लाख केस है, उन्होंने कहा नहीं, इस वक्त हमारा 28 लाख लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसी हवाई नहीं कर रहा। फिर उन्होंने स्पेन में बात की, जहाँ की आबादी तकरीबन वहाँ भी कोई 1.5-2 लाख के करीब अगर हुआ था, उन्होंने कहा नहीं, हमारी 24 लाख इन्फेक्टेड हो चुकी है। उन्होंने उसको भी एंटीबॉडी टेस्ट के ज़रिए डिटेक्ट किया। हमने ये पिम्स हॉस्पिटल के साथ मिलके 400 डॉक्टरों पे रिसर्च की। साहब, सर आवाम ये सवाल पूछती है कि अपोजिशन को अगर एतराज है कि हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है कोरोना से निपटने के लिए, तो अपोजिशन क्या पॉलिसीज दे रही है? अपोजिशन के पास क्या प्लान है अवाम के लिए या इस मुश्किल घड़ी में इस कौम के लिए? सर देखिए, सबसे पहली बात तो ये है दान साहब, मेरी आवाज़ पहले ब्रेक हो गई थी। अल्लाह ताला आपको और कोविड में जितने लोग मुब्तला हैं सबको सेहतयाबी से हमकिनार करें, मेरी दुआ है। देखिए, मुझे तो लगता है कि मुनीर न्याजी साहब ने इमरान न्याजी साहब के बारे में कहा था कि हमेशा देर कर देता हूं मैं। इनको 3 महीने बाद मास्क याद आया। यानी पहले दिन अगर मास्क की तरगीब लोगों को देते और पहले दिन कहते कि जी ये प्रिवेंशन है, ये मास्क है, ये पहनना जरूरी है। जो डिजास्टर्स हुए, आपके बॉर्डर्स, एयरपोर्ट्स पे लोगों को आने दिया गया, थर्मल गन से उनका बुखार चेक करके कहा गया कि इनकी स्क्रीनिंग हो गई है, उनका किसी किस्म का भी ना उनका टेस्ट हुआ और ना उनको क्वारंटाइन में रखा गया। अब बाद में जब सूरत हाल बिगड़ी तो उन्हीं लोगों ने जो बाहर से आपके बॉर्डर्स या एयरपोर्ट्स पे आए थे, उनके जरिए जो केसेस फैले, लोकल ट्रांसमिशन इस वक्त जो डेटा आपको बताता है वो 92% केसेस लोकल ट्रांसमिशन से फैल रहे हैं। अभी तक एसओपीज पे क्लैरिटी हुकूमत की तरफ से नहीं है। 15 या 20 एसओपीज की लिस्ट जारी होनी चाहिए थी। हमें पता होना चाहिए था कि क्या एसओपीज हैं जिन पे अमल दरामद करना है। हाथ धोना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये सबको पता है, मगर इसको प्रॉपर्ली इलेबोरेट करना, ज़राए अबलाग के जरिए इसको फैलाना, लोगों में शऊर बेदार करना, आप लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते जब आपने आगाही मुहिम नहीं चलाई। अब मुझे कोरोना हुआ, मुझे नहीं पता कि उसके बाद मैंने क्या करना है। हम करते ये हैं कि हम जिन लोगों को कोरोना हुआ होता है उनसे आगे गाइडेंस लेते हैं। हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने जितने प्रोफेसर साहिबान, डॉक्टर साहिबान से बात की, उन्होंने डॉक्टर साहब वाली बात की कि जब तक आपकी सैचुरेशन ठीक है, आपका लंग्स का एक्सरे ठीक है, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। दूसरी सूरत यह है कि खुदा ना खास्ता अगर आपका क्लॉटिंग की तरफ मामला जा रहा है, और कोरोना में ये भी एक सिम्टम देखा गया है कि क्लॉटिंग की वजह से सीजर होता है या ऑर्गन फेलियर होता है, तो उस सूरत में क्या करना है अगर आपकी क्लॉटिंग हो रही है। तो ये देखिए, ये बातें हुकूमत की बताने की थी। अब प्लाज्मा थेरेपी है फॉर एग्जांपल कि जी जो मरीज क्रिटिकल हैं उनको सेहतयाब होने वाले कोविड पेशेंट का प्लाज्मा लगाया जाए। अब उसका कोई डेटाबेस नहीं है, कोई डोनर और जिसको आपने डोनेट करना है उसकी मैचिंग का सिस्टम कोई नहीं है। हॉस्पिटल्स पे लोड भी इसी वजह से पड़ा कि कोई आगाही नहीं थी, कोई पॉलिसी नहीं थी। खान साहब ने देखिए, आप कौम को कंफ्यूज मत करें,
आपने कहा गर्मी में खत्म हो जाएगा, आपने कहा जानलेवा नहीं नहीं है, भाई, आपने कहा अब इस पे रिस्पॉन्स ले लें आफ्ताब साहब का ना, क्योंकि आपने आपने गवर्नमेंट पे सीरियस एलिगेशंस तो लगा दिए। आफ्ताब जहांगीर साहब, एक तो अता साहब का एक पॉइंट है कि एसओपीज कहाँ हैं, क्या कुछ स्टैंडर्ड एसओपीज मैंने तो नहीं देखे, तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए, हाथ धोए जाएं, ये तो दो चार चीजें हैं सोशल मीडिया पे, टीवी स्क्रीन पे, अखबारात पे, आपस में भी हम डिस्कस कर रहे हैं। वेयर आर द प्रॉपर एसओपीज जिनको आप बोल रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने इशू किए हों और आवाम ने फॉलो करने हो, एक तो वो बता दीजिए वो क्या है। दूसरा, गवर्नमेंट क्यों संजीदा नहीं ले पा रही, अगर संजीदा लिया है तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल क्यों है सर चीजें? आफ्ताब जहांगीर साहब। अच्छा अदनान भाई, पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल में लगता है तारड़ साहब जो है ना वो मुसलसल 4 महीने से आइसोलेशन के अंदर है, वो उन्हें पता ही नहीं है कि बाहर हो क्या रहा है। देखें, ये पहली दफा है पूरी दुनिया के अंदर, मैं आपको हकीकतन बात कर रहा हूं, मैंने कहा आपको पता है मेरी आदत का, मैं पॉइंट स्कोरिंग वाला बंदा नहीं हूं, ना मैं कोई मतलब जायज नाजायज का हमायत करने वाला नहीं हूं, चाहे मेरी अगर हुकूमत की कोई गलत बात होगी उसकी भी निशानदेही करूंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त मीडिया ने 24 घंटे, पूरी दुनिया का मीडिया, फेसबुक, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसने एक एक चीज बच्चे को बता दी है। अब तो बच्चे को पता होता है कि बाहर से आने वाले को क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो सबसे पहले आगे इशारा करता है। मैं जब घर में दाखिल होता हूं ना, तो मुझे पता है मेरा बेटा क्या इशारा करता है कि ये सामने सैनिटाइजर पड़ा है, इसको जरा देखें, फिर सीधा बाथरूम में जाए, फिर ये कपड़े तब्दील करें। भाई अब वो नहीं है, एक एक बच्चे को पता है। लेकिन आपको फिर मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं ग्राउंड का आदमी हूं, मैं ग्राउंड लोगों में रहता हूं, कि जो पॉश एरियाज हैं, जैसे मैं डिफेंस की बात कर लूं, क्या तो डिफेंस में लोगों ने आज से 4 महीने पहले लिख के लगा दिया था घरों के बाहर के गेस्ट आर नॉट अलाउड, समझे ना, हम इस वक्त किसी से नहीं मुलाकात कर रहे, हम किसी उसमें नहीं जा रहे, 4 महीने से कोई शादी ब्याह सब बंद। हमने बैठकर, मैं उन मीटिंग्स का हिस्सा था, मैं उस सेमिनार्स का हिस्सा था, मैं उन कॉन्फ्रेंसों का हिस्सा था, उन जहां पर हमने उलमाओं के साथ, जहां पर हमने मजहबी लोगों के साथ बैठकर एसओपी तय किए कि इस तरह हमने मसाजिद के अंदर जाना है, इस तरह हमने ताराबियां पढ़नी है, इस तरह हमने नमाजें पढ़नी है, ये सारी चीजें तय की गई। लेकिन आप सारी चीजें ठीक है, कितना डिस्टेंस रखना है, क्या है, एक एक चीज की निशानदेही की गई। लेकिन ये सारी चीजें तो एक एरिया में तो नजर आई, लेकिन अक्सरियती एरिया जो है, जो रिमोट एरियाज हैं, चाहे वो सिंध के, पंजाब के, केपीके के, बलोचिस्तान के, वहां पर एसओपीज नाम की कोई चीज नहीं थी। उनको बार बार बताने के बावजूद वो कहते थे कुछ नहीं होता, वो ये कुछ नहीं है, कुछ संजीदा ही नहीं थे। लेकिन आज भी संजीदा नहीं है। मैं आपको हैरानकुन बात बता रहा हूं कि आज भी संजीदा नहीं है। कि कल एक जगह मेरे ही हल्के के अंदर मुझे जब बुलाया तो मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा, वहां पर कोई 1000 के करीब लोग जो है वो एक मंशियात के जिरगे पे बैठे हुए थे। तो I got the point सर आफ्ताब भाई, लेकिन एक प्रॉपर रिटर्न एसओपीज होना चाहिए था। अब ये बातें तो सब मुझे भी पता है ना सर, मतलब ये बातें मैंने कहां से सीखी, आपस में प्रोग्राम की रिसर्च से, टीवी देखकर। गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड एसओपी अगर फिक्स किया था तो वो इन रिटर्न डॉक्यूमेंट्स किधर है सर? ये सवाल अगर है तो बता दीजिए, अगर नहीं है तो फिर आफ्ताब जहांगीर साहब ये कहते हैं कि हाँ जी एक ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए था। सर ये रिटर्न ही डॉक्यूमेंट्स होता है कि जब आप कोई शख्स कहीं खड़ा होकर कोई बात करता है तो वो रिटर्न ही होता है। आज आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है कि जी 10 साल पहले खान साहब ने कंटेनर पे क्या बात की थी, है तो आप ये सारी चीजें, अगर खान साहब ने कोई बात की है तो आपके पास रिटर्न हो गई। मैंने कोई बात अभी आपके प्रोग्राम में की है तो ये रिटर्न हो गई। ये आप मुझे बार बार सुनाएंगे कि भाई आपने ये कहा था, तो हम बार बार लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से पूछनी है, डॉक्टर जमाल नासिर साहब, क्या आपने को रिटर्न एसओपीज देखा कि ये एसओपीज हैं जी जो एक वेरीफाइड एसओपीज हैं, क्या होने चाहिए थे सर? सर मैं ये समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि डॉक्टर जमाल नासिर साहब आगे निकलना चाहिए कि सैनिटाइजर। जी आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हेलो 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 नहीं आ रही साहब, आपकी आवाज आ रही, मेरे ख्याल है अदनान साहब हैंग है, बोलते रहिए। जी आ रही है आपको आवाज़ में? आ रही है आवाज़ आपकी आवाज़ को सर? हाँ,
तो मैं ये बता रहा था कि हमें अब इस वाली चीज़ों से आगे निकलना चाहिए कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसेस का इस्तेमाल करना है। ये सारी चीज़ों हमें अब पता है क्या करना चाहिए कि पहली बात तो ये है कि जो मरीज़ दाखिल हो रहे हैं अस्पतालों में, हमें उनके SOP चेंज करने चाहिए। ये नहीं कि एक मरीज़ बेचारा क्योंकि उसके पास रहने की जगह नहीं है तो आप उसे 20-20 दिन रख लेते हैं, क्योंकि PCR जो है वो बाज़ औक़ात 20 दिन बाद, बाज़ औक़ात 25 दिन के बाद नेगेटिव होता है। तो एक तो पहली बात है, हमें जो हॉस्पिटल में दाखिल होने वाले मरीज़ हैं उनका SOP तब्दील करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि रोज़ाना आपके मीडिया में डॉक्टरों की कंप्लेनें चल रही होती हैं कि जनाब हमें की चीज़ें नहीं मिल रही। ये बात अपनी जगह बजा है, उसकी जगह हमें अब SOP ये लेके आना चाहिए कि जो डॉक्टर, जो नर्सिस, जो पैरामेडिक्स अस्पतालों में काम कर रहा है, खुदा के वास्ते उनके आप एंटीबॉडी टेस्टिंग IgG कराना शुरू करें। जिनका IgG पॉजिटिव आ जाता है वो लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। आप उन लोगों को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए लगाएं, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया, आजकल मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ और जिसको कोरोना वायरस हो जाता है उसके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, ये जरूरी है सर। जब एंटीबॉडी जिसके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो गई, इसका मतलब ये है कि कोरोना उसके अंदर दाखिल हुआ था। ज़रूरी नहीं कि उसने सिम्टम पैदा किए हों, लेकिन वो चला गया। एंटीबॉडी असल में आपकी फ़ौज है, आपकी पुलिस है, आपकी ताकत है और ये वायरस को भगाती है, तभी ये एंटीबॉडी का लेवल बॉडी में आ जाता है। तो जिन लोगों को एंटीबॉडी आ जाती है, जो स्टडी हो रही है इस वक्त कराची में इम्तियाज भाई, एक तो आवाज का प्रॉब्लम था, प्रॉपर टाइम हम आपको नहीं दे सके। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, सवाल मेरा वही अभी भी वही है आपसे, कराची के अंदर लॉकडाउन के हवाले से क्या पॉलिसी है? क्या सख्त लॉकडाउन करने जा रही है सिंध गवर्नमेंट? वहां पे कराची के अंदर, पूरे सिंध के अंदर क्या पॉलिसी होगी? क्योंकि केसेस पंजाब, KPK, बलोचिस्तान समेत सिंध में भी सर उसी रेशो से बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सिंध तो पहले दिन से कह रहा था कि लॉकडाउन होना चाहिए और लॉकडाउन ही इसका हल है, क्योंकि जो अभी तक इलाज तो इसका है नहीं इस वबा का। जो दुनिया जहां जहां भी इस मर्द को, इस वबा को काबू पाया गया है या इसकी जो रफ्तार को कम किया गया है, वो लॉकडाउन के जरिए किया गया है। चाइना देखें, अभी बीजिंग में कोई 10, 15, 20 केसेस जाहिर हुए हैं तो उन्होंने पूरा शहर लॉकडाउन कर दिया है। तो मेरा मतलब है यहाँ तो उस हिसाब से लॉकडाउन हुआ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन था तो केसेस भी कम थे और पॉजिटिव केसेस भी कम आ रहे थे। लेकिन अब जब से ये खुल गया, लॉकडाउन ईज डाउन हो गया, तो आपने देखा कि मतलब ये केसेस की तादाद बढ़ती गई। अभी भी जब लॉकडाउन होगा तो उसका वो मुस्तकिल हल नहीं है, लेकिन डेफिनेटली लॉकडाउन से केसेस बहुत नीचे आ जाएंगे, क्योंकि इंटरेक्शन नहीं होगा, मिलाप नहीं होगा। इम्तियाज शेख साहब, सर जो इस मुल्क की इकोनॉमी का हाल है, जो बजट जिस सूरत हाल में पेश किया गया है, क्या बतौर पॉलिटिकल वर्कर, बतौर सियासतदान, बतौर सूबाई वजीर, क्या आप समझते हैं कि इस हालत में जब इकोनॉमी ICU में दाखिल हो चुकी हो आपकी, आप इस मुल्क में लॉकडाउन कर दें, सर क्या हाल होगा इस मुल्क की इकोनॉमी का? सर देखिए जी, ये बहस शुरू से चलती आ रही है। इम्तियाज शेख साहब, जी हाँ, इस पे दो व्यूज हैं। ये बहस तो शुरू से ही चलती आ रही है कि इससे इकोनॉमी तबाह होगी। तो अब दूसरा जो है पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिंदगियां होंगी तो फिर इकोनॉमी होगी ना जी। जिंदगियां नहीं होंगी, लोग नहीं होंगे तो फिर इकोनॉमी कहाँ से आएगी? तो मेरा मतलब है कि इसको बैलेंस करके चलना पड़ेगा और लॉकडाउन के साथ रिलीफ ऑपरेशन और बाकी चीजें साथ करके, और फिर कुछ अर्से देखें। अभी लॉकडाउन परमानेंटली तो कभी भी कहीं भी नहीं हो सकता, लेकिन वो सूरत हाल को देख के फिर उसको बतदरीज जिसको लॉकडाउन को रिलीज करें और फिर SOPs पे अमल करवाएं। न SOPs पे अमल हुआ, न लॉकडाउन हुआ और तमाम चीजें खोल दी गई। ये तो फिर पूरे मुल्क को हर्ड इम्यूनिटी की तरफ ले जाया गया। ये तो खुद खुशकिस्मती है पाकिस्तान की, अल्लाह की कोई मेहरबानी है कि अब उस तरह पूरी पॉपुलेशन हमारी इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई। लेकिन हमारे टेस्ट भी कम हुए हैं। जैसे जैसे टेस्ट बढ़ेंगे आपको केसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे। अस्पतालों पे दबाव है, तो मतलब इस तरह की कोई अप्रोच होनी चाहिए थी जिस तरह के लॉकडाउन होता, फिर रिलीज होता, फिर लॉकडाउन होता, ताकि मतलब वो फिर कंट्रोल में रहता पूरा आपके साथ। क्योंकि जब तक इसका इलाज नहीं होता, जब तक इसका वबा की कोई वैक्सीन नहीं आती, तो ये लॉकडाउन भी मुस्तकिल तौर पे भी नहीं कर सकते, लेकिन इसको इस तरह खोल भी नहीं सकते जिस तरह अभी खुला हुआ है। तो अभी आपको थोड़े दिनों में मालूम हो जाएगा कि अस्पतालों में जगह नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है। जब अमेरिका और यूरोप ये चीजें प्रोवाइड नहीं कर सका, तो पाकिस्तान या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहाँ से प्रोवाइड करेंगे?
तो मैं समझता हूँ कि इकोनॉमी अपनी जगह पे अहमियत इकोनॉमिक रखती है। सूरत हाल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अता तारड़ साहब, क्या आपके ख्याल में एक पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए इकोनॉमी की मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए, कोरोना की मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए, और जब पॉलिटिकल कंसेंसस की बात होती है सर, तो तब हम ये उम्मीद रखते हैं कि अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर इकट्ठे हों। अगर हुकूमत स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर रही तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अपोजिशन एज वेल सर। तो आपकी पार्टी की जानिब से क्या इकदाम होंगे इन दोनों चीजों को सामने रखते हुए, इकोनॉमी और मौजूदा कोरोना की सूरत हाल सर? मैं जरा थोड़ा सा ना तारीख को ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ कि फ्लोर ऑफ द हाउस कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ साहब ने मिसाक मईशत की बात की, दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहा कि हम तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे बैठना होगा और डूबती हुई मईशत को बचाना होगा। ये बहुत पहले की बात है, अभी हालात इतने बिगड़े नहीं थे। उस पेशकश को पाया हकारत से ठुकरा दिया गया। उसके बाद कोरोना का मामला आया, हुकूमत के बुलाए हुए इजलास में हम गए, मगर वजीर आजम साहब उठ के चले गए। अब एक शख्स जो है वो इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है, वो हमारी बात सुनना ही नहीं चाहता। वो वजीर आजम पाकिस्तान होके तहरीक इंसाफ का वजीर आजम बना बैठा है, सूबों पे चढ़ाई करता है, सूबों के हवाले से गलत बात करता है, अपने वज़रा को नहीं रोकता जब वो किसी सूबे के हवाले से तनकीद करते हैं। हालांकि वफाक का दिल बड़ा होता है, वफाक का हौसला बड़ा होता है, कौम को मुत्तहिद करना, तमाम इकाइयों को साथ लेकर चलना, ये वफाक की जिम्मेदारी है। और आपकी लॉकडाउन देखें, हम हर तरह से हाजिर हैं, लोगों की जाने बचाने का मामला है, जो हो सकेगा हम करेंगे। आप देखें, दो जगहों पे हमारी हुकूमत है, एक गिलगित बल्तिस्तान में और एक आज़ाद कश्मीर में। दोनों जगह केसेस को आप कंपेयर कर लें, दोनों जगह इस्लामाबाद से कम केसेस हैं। हालांकि जियोग्राफिकल एरिया और पॉपुलेशन इस्लामाबाद से बहुत ज्यादा है। तो क्या वजह है कि वहां पे इफेक्टिव लॉकडाउन हुआ? उनकी बात तो कोई नहीं करता। बट पॉइंट ये है कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसका क्रेडिट लेना चाहिए, उनको साथ बिठाना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से सिंध के हवाले से बात की जाती है, जिस तरीके से पंजाब में अपनी राय को मुसल्लत किया जाता है, जब पंजाब के जोमा कहते हैं कि लॉकडाउन किया जाए तो कहा जाता है जी नहीं, यहाँ लॉकडाउन नहीं होगा। आपको चाहिए ये था कि पहले दिन टेक्नोलॉजी और जीपीएस मैपिंग लेके आते, क्लस्टर्स बनाते यूनियन काउंसिल वाइज कि कहाँ पे केसेस ज्यादा हैं, और जहाँ केसेस ज्यादा हैं वहां पे इफेक्टिव लॉकडाउन किया जाता। वो डेटा अवाम से शेयर किया जाता डैशबोर्ड के ऊपर। मैं देख सकता कि किस एरिया में केसेस ज्यादा हैं, जिस तरह हमने डेंगू में किया था। हालांकि वो एक पेंडेमिक नहीं था, वो एपिडेमिक था, बट हमने उसका डैशबोर्ड बनाया, उन एरियाज पे ज्यादा फोकस किया, उधर स्प्रेस करवाए, लोगों का ज्यादा विटनेस टेस्टिंग की। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आफ्ताब जहांगीर साहब लाइन पे हैं, तो उनके लिए एक सवाल है, पॉइंट है जो पॉइंट अता तारड़ साहब ने उठाया। इम्तियाज भाई एक कमेंट जल्दी से करते हैं। अता तारड़ साहब नून लीग से हैं, वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मुल्क के वजीर आजम नहीं बन सके। अगर मुल्क के वजीर आजम बनते तो अपोजिशन, जिसमें आपकी पार्टी भी शामिल है, वो गवर्नमेंट के साथ होती इस पैंडेमिक में। सर, तो एक रिकॉर्ड पे दुरुस्त करना चाहता हूं। तो सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऑफर की थी प्राइम मिनिस्टर को कि आप प्राइम मिनिस्टर बने, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, ये एक वबा है और इसको सब मिलकर ही हल कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल ही उन्होंने सही कहा भाई ने, उन्होंने बिल्कुल उस चीज को ठुकरा दिया और बिल्कुल भी उन्होंने कोई ताउन नहीं किया, बल्कि तमाम जो भी सूबे की तरफ से चीजें की गई उनकी मुखालफत किसी न किसी शेप में की गई। यहाँ तक कि वफाकी वज़रा यहाँ पहुंच गए और जो सिंध गवर्नमेंट की कोशिशें थी उसको सबोटेज करने की कोशिश की गई। तो ये सही कहते हैं, कौमी सोच वाली चीज नजर नहीं आती। इस वजह से ही ये पूरा सूरत हाल जो है इसकी हमारी कोरोना की सूरत हाल खराब होती जा रही है। डॉक्टर साहब, कितना जरूरी है पॉलिटिकल कंसेंसस इस पेंडेमिक में सर आपकी नजर में? ये मेरे से सवाल किया आपने? जी डॉक्टर साहब, ओवर टू यू सर। जी जी जी, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग ये देखते हैं कि हमारे लीडर जो है वो क्या कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से जब भी कोई असम्बली का इजलास हुआ, जब भी कोई मसला आया, तो हमें कहीं भी हमारे जो रोल मॉडल लोग हैं, ये जो ज़ाहिर है हमारे रोल मॉडल ही बनते हैं, चाहे वो अपोजिशन में हों चाहे वो इक़्तिदार में हों, तो इनको चाहिए ये था कि ये सब आपस में मिलकर बैठते और इन मसाइल को हल करने की कोशिश करते। लेकिन बदकिस्मती से आवाम ने इनको आपस में एक दूसरे के साथ मसाइल पे लड़ते झगड़ते देखा। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, हमें कहीं सच्ची बात है कंसेंसस नज़र नहीं आया। तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ,
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो है कंसेंसस एक बात पे तो ज़रूर होना चाहिए कि जो तमाम लोग हैं वो SOP को फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसेस रखें, मास्क पहने, दुकानदार अपनी दुकानों को प्रॉपर टाइम पे जो है बंद करें, और अपनी जो है, आपको एक और बात बताऊं, हम 2-3 बहुत सारे लोगों को इग्नोर कर रहे हैं सारी गुफ्तगू में। एक वो मैंने देखा कि जो शादी हाल है, 7.5 लाख लोग, यकीन करें 4 महीने हो गए हैं, वो उनके घरों में अब शायद चूल्हा भी नहीं जल रहा, वो ज़कात और उस पे आ गए हैं 7.5 लोग। इसी तरह ये जो ब्यूटी पार्लर आपने बंद कर दिए हैं, वो बच्चियां अपने घरों को जो थी, तो ये जो लॉकडाउन की बातें सारे कर रहे हैं, सर आपके मुल्क में इससे पहले जो TB से, एड्स से, हेपेटाइटिस C से, मलेरिया से, इन्फ्लुएंजा से, डायरिया से, और सिंध के अंदर सर अता तारड़ साहब, इम्तियाज शेख साहब, इन दोनों का, डॉक्टर साहब का भी यही मौक़िफ़ है कि पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए था। आपकी पार्टी की जानिब से सर ये कदम नहीं उठाया गया। बिलावल साहब ने भी ऑफर की थी, शहबाज शरीफ साहब ने भी ऑफर की थी, बट रिस्पांस नहीं आ सका सर आपकी पार्टी की जानिब से। अदनान यार, अभी आपके प्रोग्राम में ताड़न ने कहा कि जी ऑपोजिशन लीडर ने ऑफर की, तो फौरन हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त इम्तियाज शेख साहब ने कहा नहीं मैं इनका रिकॉर्ड दुरुस्त कराता हूँ, पहले बिलावल साहब ने ऑफर की। भाई अभी तो इसी चक्कर में कि पहले किसने ऑफर की और पहले किसने ऑफर की, भाई ऑफर कर दिया आपने, ये आपकी जिम्मेदारी थी। अब हुकूमत ने उसको किस हद तक लिया, ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी। लेकिन देखें एंड ऑफ द डे यही है कि रिजल्ट क्या निकलना है। देखें, अगर इमरान खान ने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, तो आज पूरी दुनिया इस पर आ गई है कि स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए। अभी डॉक्टर साहब ने बात की, बिल्कुल सही बात की कि लाखों इंसान बेरोजगार हो गए शादी की हाल वाले, इसी तरह और बेशुमार लोग हो गए। अगर हम अपने टाइमिंग्स को बेहतर कर लें, हम अपने सिस्टम को सही कर लें, अगर हम शादियों को दिन के टाइम पे कर लें, तो मेहमानों को कम बुलाना शुरू कर दें, बहुत सारे काम पॉइंट पर जरूरत इस बात की है कि पॉलिटिकल कंसेंसस इस पे डेवलप होना चाहिए। खुदा ना खास्ता आपका खदशा अगर ठीक साबित हो गया, और डॉक्टर जमाल नासिर साहब तो कह रहे हैं कि आज भी इस मुल्क के अंदर केसेस की तादाद 20 लाख से ज्यादा है, तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल होगी पाकिस्तान के लिए। इस उम्मीद के साथ कि हम इस पेंडेमिक में एक मुत्तहिदा पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर सकेंगे ताकि लोगों के मसाइल हल हो सकें। अपने मेजबान अदनान हैदर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।